है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। नमस्कार, स्वागत। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा गठन के बाद आज बजट का पहला सत्र था। 26 तारीख तक चलने वाले इस बजट सत्र में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, खूब हल्ला मचाया। बिजली, बेरोजगारी, खाद, तमाम सारे जो जनता के मुद्दे बताकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। और इस बार सदन कुछ अलग तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की अगुवाई, विपक्ष का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस बार नेता विरोधी दल अखिलेश यादव हैं। तो सदन में एक तरीके से विपक्ष कमजोर उतना नहीं नजर आ रहा जितना पिछली बार था। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, वेल पर आ गए विपक्ष के सदस्य और काफी हंगामेदार रहा। इसके अलावा 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें रहीं। समाजवादी पार्टी से नाराज खां साहब यानी मोहम्मद आजम खां आए तो विधानसभा में उन्होंने शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष के आगे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी शपथ ली, लेकिन वो सदन में नहीं बैठे। इसको लेकर काफी चर्चाएं थी। उनके बयान बड़े तीखे रहे, उनकी भी मंथन में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला ज्ञानवापी मस्जिद का है, जिसको लेकर तमाम दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज काशी के जिला जज ने सुनवाई शुरू की और सुनवाई इस बात पर आज थी कि किसकी याचिका सबसे पहले सुनी जाए। इस पर भी फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और सांसदों, जनप्रतिनिधियों को कहा है कि भाई थाना चौकी से दूर रहो, थाना चौकी से दूर रहो, ठेका पट्टा से दूर रहो। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ये सवाल उठाते रहे कि भैया फिर टिकट कौन मांगेगा। यही तो सब करने आते हैं ज़्यादातर लोग। अपवादों को छोड़ दें या बहुत पुराने लोगों को छोड़ दें तो बहुत सारे लोग यही सब करने आते हैं। इसी तरीके के तो मंथन में खां साहब की बात होगी, मंथन में सदन की बात होगी, मंथन में ज्ञानवापी की बात होगी और मंथन में बिहार की राजनीति की बात होगी, जो करवट बदल रही है बिहार की राजनीति। हंगामेदार बजट सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहा। उसकी तस्वीरें बड़ी हंगामेदार रही। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि समाजवादी पार्टी के सारे सदस्य वेल पर आ गए और तमाम लोग वेल पर आ गए। हाथ में तख्तियां लेकर तमाम जो विपक्षी दल के लोग थे वो वेल पर आ गए। ये सदन से पहले की जो तस्वीरें हैं, जब विधायक अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों में एक अलग तरीके का जोश रहा। और इसका एम्बियंस जो हमने सुना, विधायकों में ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो उनका नेता उनके बीच में है। उत्साह से लबरेज थे विपक्ष के विधायक। समाजवादी पार्टी के विधायक जबरदस्त उत्साह में थे और वो बार बार वो अपने नेता के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे और वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहले दिन जो आज बजट सत्र का पहला दिन था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहा, लेकिन बहुत सारी अच्छी तस्वीरें भी आपको इसमें देखने को मिली कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल ने अपनी सरकार के बारे में बताया कि उनकी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और इसके अलावा वो और क्या करने जा रहे हैं। बजट पेश होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, बवाल शुरू कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक हल्ला गुल्ला बवाल वेल में पहुंच गए कर रहे थे, लेकिन उनके जो सहयोगी दल थे, यानी समाजवादी पार्टी का जो महागठबंधन है, उसके सहयोगी दलों के विधायक शांत बैठे रहे। खास तौर पर सुभाषपा के नेता अध्यक्ष
ओम प्रकाश राजभर और उनके विधायक। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा समाजवादियों के साथ में सुर मिलाते आरएलडी के भी विधायक नहीं दिखे। आज शिवपाल सिंह यादव सदन में मौजूद रहे, ये खबर मिली, लेकिन आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ना तो वो समाजवादी लाल टोपी लगाकर आए थे और ना ही वो सदन में बैठे। पहले शुरुआत में खबर आई कि नहीं वो सदन में रहेंगे, लेकिन आजम खां सीधे सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके कक्ष में गए, शपथ ली, उनके बेटे ने शपथ ली और बैक टू पवेलियन। पवेलियन माने रामपुर। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीके का रहा। तमाम तरीके की चर्चाएं भी रही कि क्या आजम खां के मुंह में टेप चिपका दिया गया है, क्या उन्हें जो उनको जमानत मिली है 2 दिन पहले, वो जेल से छूटे हैं, तो क्या कुछ शर्तों के साथ में उनको जमानत मिली है, या ये अंडरस्टूड है कि भाई उनके खिलाफ एक और मुकदमा लिखाकर उन्हें जेल में नहीं रोका गया। अंडरस्टूड है कि ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, आओ चुपचाप नेतागिरी करो, निकल जाओ। तो ये इस तरीके की चीजें कुल मिलाकर देखने को मिली। अब पूरे दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, पूरा विधानसभा को लेकर हल्ला गुल्ला हंगामा। तो मुझे लगता है कुछ तस्वीरें दिखा दी जाएं, फिर कुछ और बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे जो हमारे सहयोगी दिनेश त्रिपाठी ने की है। कुछ तस्वीरें दिखाई जाएं। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के उपरांत ऐतिहासिक रूप में पुनर्गठित विधानमंडल के समवेत दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर मैं नई सरकार के गठन और नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूँ। कोरोना कालखंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संपन्न हुआ। इसके लिए 75 जनपदों के कुल 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,74,803 मतदान बूथ स्थापित किए गए थे। मैं विधानसभा निर्वाचन को अधिवेशन के दौरान, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान, यानी जो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रही थी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विराजमान हैं आसन में, और विधान परिषद के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह भी विराजमान हैं। तो ये इन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा किया, राज्यपाल को उनका अभिभाषण पढ़ने नहीं दिया और भयंकर हंगामा भयंकर हुआ। विपक्ष की मांग थी कि वास्तव में जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े आदमियों की सरकार है, बड़े लोगों का काम कर रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुद्दा आशा बहनों का मुद्दा था, जो आज WHO ने भी आशा बहनों के काम को सराहा, प्रधानमंत्री ने भी जापान में उनकी चर्चा की। आशा बहनों को ये कहा गया कि भाई उनको वादा किया गया था कि उनका मानदेय बढ़ेगा, वो नहीं, बिजली भयंकर कटौती हो रही, किसानों के बिजली माफ़ करने की बात कही गई थी, वो आधे करने की बात कही गई, अभी बिल आ रहे हैं, बिजली सस्ती करने की बात कही गई थी। जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसको विपक्ष ने बार बार याद दिलाया और ये कहा कि भाई बुलडोजर को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे, ये कहा गया था क्राइम काफ़ी बढ़ गया। तो विपक्ष ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य वेल पर आ गए इस संयुक्त अधिवेशन में, और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन था। आज जो 18वीं विधानसभा के सदस्य 403 चुनकर आए हैं, उनको लेकर तमाम बातें थी और इस पर पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें भी रखी इस सदन के बाद, उनको भी सुनिए। आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गरीब आदमी परेशान है। आओ गरीबों के साथ न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम साथी आए हैं। आज ये लड़ाई शांति को लेकर ये आपने सुना, हमारे सहयोगी दिनेश त्रिपाठी ने कुछ विधानसभा के दौरान तमाम नेताओं से बातचीत की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत की
और जो पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पूर्व मंत्रियों से बातचीत की सदन को लेकर कि किस तरीके का रोल होना चाहिए, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि सकारात्मक विपक्ष या अच्छे विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी नहीं निभा रही है, जबकि जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनहित की बात नहीं कर रही है। अगर पूछो हम तो बताती है इमली, सुनिए। कि किस तरीके से हंगामा किया विपक्ष ने, जोरदार हंगामा जो हम बातचीत कर रहे थे। लखनऊ में विधानसभा के बाहर से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, आज बड़ा हंगामेदार सदन रहा, आपने तमाम बार इस सदन को कवर किया होगा, आज क्या डिफरेंट रहा रोज के दिनों के मुकाबले? दिनेश, आज क्या अलग तरीके का आपको दिखा? और चूंकि आज सदन में आजम खान नहीं आए, ऐसी खबर है हमारे पास, अब्दुल्ला आजम नहीं आए, वो लाल टोपी भी नहीं लगाए थे जो समाजवादियों की टोपी, ये सवाल बाद में करेंगे, लेकिन वास्तव में विपक्ष ने किन मुद्दों पर सरकार को घेरा और बजट सत्र आज पहला दिन कैसा रहा? दिनेश जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि योगी सरकार दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हल्ला बोला सरकार के खिलाफ, यहाँ तक कि राज्यपाल के अभिभाषण में सामान्यतया ये नहीं होता है कि विपक्ष हंगामा करे, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण जैसे ही शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने तुरंत हंगामा शुरू किया और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाने लगे। बाद में समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि जो राज्यपाल ने आज अभिभाषण पढ़ा है वो केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। सरकार कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है, गरीबी पर कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री दावे तो बहुत करते हैं मीडिया में, मंचों पे जा कर, लेकिन किसी भी तरह का कानून व्यवस्था की बात करें या महिलाओं बच्चियों के साथ रेप की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, किसी तरह का जमीन पर कोई हकीकत नहीं है। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है वो झूठ का पुलिंदा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ उसका विरोध करना शुरू किया और राज्यपाल गो बैक का नारा लगाने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही ये रणनीति बना ली थी कि सरकार का विरोध करना है, जनहित का कार्य सरकार नहीं कर रही है, केवल और केवल मीडिया मैनेज के माध्यम से सरकार जो है चल रही है और जमीन पे हकीकत कुछ और है, मीडिया में बयान सरकार द्वारा कुछ और किया जाता है। इसको लेकर सरकार विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हंगामा करते रहे। करीब 61 मिनट तक राज्यपाल ने अभिभाषण किया बिना रुके। हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार हंगामे किया और राज्यपाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हंगामे किए, नारे लगाए, लेकिन राज्यपाल ने बिना रुके अभिभाषण अपना करती रही। सरकार द्वारा किए गए पिछले 5 साल के कार्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, उसके अलावा अगले 5 साल की कार्य योजना उन्होंने 61 मिनट में बताई और सभी दलों के नेताओं ने सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया इसका। और वहीं अखिलेश यादव का समर्थन जो था उसको लेकर उनके विधायकों ने अच्छे से विरोध किया। हालांकि बीच बीच में ऐसा रहा है कि अभिभाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक चूंकि संख्या में ज़्यादा हैं तो उन्होंने भी मेज को थपथपाकर नारे भी लगाए, हर हर महादेव के नारे भी सुनने को सत्र के दौरान मिला।
2012 की बात करें जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, लेकिन उस दौरान इतना विरोध नहीं हुआ था राज्यपाल के अभिभाषण का। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस दौरान भी सत्र के दौरान इतना विरोध देखने को नहीं मिला था विपक्ष का राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस बार राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है, वो ऐतिहासिक है। कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलुअर बताया जाए या सरकार की योजनाओं का फेलुअर बताया जाए, या समाजवादी पार्टी समाज की चिंता करते हुए, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध कर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जताया। जी दिनेश, जो महत्वपूर्ण बात, इसमें कई पहलू आपने बताया। 2012 का जिक्र किया, 17 का जिक्र किया। 17 में तो समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से बहुत बुरी तरह परास्त थी और उसके नेता भी बिल्कुल परास्त और हारे हुए योद्धाओं की तरह वो आए थे, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में। एक तो मुझे लग रहा है कि बहुमत का जो ताप है, भारतीय जनता पार्टी का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो थोड़ा कम हुआ है। एक बड़ी वजह ये हो सकती है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 44 से 111 हो गई है, ये है। और उसके अलावा एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये तीनों बातें कहीं ना कहीं मायने रखती हों। लेकिन एक बात और जो खबर आई दिनेश जी, कि जो समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो बड़े न्यूट्रल से नजर आए, बहुत ज़्यादा उनका इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, सहयोगी दलों के अलावा समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता विधायक, अब्दुल्ला आजम जो विधानसभा की आज सदस्यता की शपथ ली, उसके बाद उनके अलावा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके चाचा खुद भी विधानसभा सत्र अभिभाषण के दौरान सदन में मौजूद रहे। 1 से सवा घंटे तक लोग बैठे रहे दोनों लोग, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी विधायक विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि बीच बीच में अखिलेश यादव खुद खड़े होकर उत्साहवर्धन कर रहे थे, अपने विधायकों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव दोनों ने एक बार भी उठकर उस विरोध का समर्थन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं अखिलेश यादव को बोलूँगा कि सरकार के विरोध में, सरकार जिस तरह से चल रही है जनता के हित में, वो एसी कमरे को छोड़कर ज़मीन पर उतरे, जनता के बीच जाएं, सरकार का विरोध करें। जो जनता के हित में सरकार के फैसले नहीं है उसका विरोध करें जनता के बीच में जाके। वो हो सकता है कि कुछ अनबन जरूर है ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बीच, इसीलिए पिछले 3 दिनों से अखिलेश यादव का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर। और शिवपाल की बात करेंगे तो शिवपाल जिस दिन अखिलेश आजम खां जेल से छूटे हैं, उनको जेल में मिलने जाते हैं छूटने के दौरान, उससे 15 दिन पहले भी मिलने जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाता है उनसे मिलने, तो आजम खां उनको मिलने से मना कर देते हैं। तो हो सकता है आजम खां और शिवपाल यादव के बीच या उसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो, कुछ खिचड़ी पक रही हो अखिलेश यादव के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से इन लोगों के हटने के बाद भी अखिलेश यादव के 144 विधायकों में से करीब 130-35 ऐसे विधायक रहे हैं जो लगातार 61 मिनट तक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार का विरोध किए, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किए। ये निश्चित तौर पे एक विपक्ष मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा की है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने के करीब 2 घंटे बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है 1 घंटे से ज़्यादा के वक्त में, वो केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है और उसमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हित की कोई बात नहीं है। दिनेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव ने कि भाई ये झूठ का पुलिंदा है। आपने बताया भी कि आप लगातार वहां विधानसभा के अंदर मौजूद रहे, सारा दृश्य आपने अपने आंखों से देखा
और वही हमारे दर्शकों को विधानसभा के बाहर से अभी इस वक्त बता रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ अभी विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं लखनऊ में, और सारा दृश्य इसी विधानसभा में जो आप दिनेश त्रिपाठी के पीछे देख रहे हैं, इसी विधानसभा में उन्होंने खुद पूरा दृश्य देखा और आज का पहला दिन सत्र का उन्होंने देखा। दिनेश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में पहली बार वो प्रवेश करते हैं और उन्हें अगुवाई करनी है अपने दल की। आज उनकी जो शारीरिक भाषा कैसी थी, अखिलेश यादव का जो एक्शन रिएक्शन किस तरीके का था, दर्शक जानना चाहते हैं। बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव करीब 11:15 बजे विधानसभा में एंट्री करते हैं, पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, उसके बाद वहीं उनके सारे विधायक आते हैं और अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ विधानसभा के सदन में प्रवेश करते हैं। उस दौरान के न्यूज़ भी वहां मौजूद था। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा सदन की गैलरी में फोटोग्राफी कराई अपने ग्रुप के साथ, सभी विधायकों के साथ, लंबी कतार लगी थी, करीब 120-25 विधायक उनके साथ मौजूद थे और अखिलेश यादव खुद मजबूती से उनका नेतृत्व कर रहे थे। वो तस्वीरें दिखाई जाए, वो तस्वीरें दिखाई जाए, हमारे सहयोगी जो दिन तस्वीरों के बाद दिनेश कर रहे हैं वो तस्वीरें दिखाई जाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, हमने अभी चलाई थी, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। दिनेश कंटिन्यू करिए। अखिलेश यादव पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए हैं। चूंकि 2012 से 17 के बीच वो मुख्यमंत्री थे, 2017 से 22 के बीच वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चुनाव हार गए, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता राम गोविंद चौधरी को बनाया और वहां वो न्यूट्रल रहे, वो बड़ी सदन लोकसभा पहुंच गए। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका मैं खुद अदा करूंगा और अपने विधायकों का नेतृत्व करूंगा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के हित के लिए सड़क पर उतरूंगा। वो नज़ारा आज विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ देखने को मिला। जिस तरह उन्होंने अपने 120-25 विधायकों के साथ यूनिटी के साथ पहले विधानसभा की गैलरी में फोटोग्राफी कराते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ कराते हैं, उसके बाद सदन में जाते हैं खुद भी। जिस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था और उनके विधायक राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रहे थे और उस दौरान अखिलेश यादव भी उन विधायकों का उत्साहवर्धन करने के लिए बीच बीच में खुद भी खड़े होते थे। यहाँ तक कि ऊपर गैलरी में बैठे मीडिया कर्मियों को बार बार इशारा भी कर रहे थे उनका समर्थन लेने के लिए। अखिलेश यादव इशारा कर करके मीडिया कर्मियों से अट्रैक्ट करने की कोशिश की, मीडिया इसको भी चलाए या दिखाए जनता के उत्तर प्रदेश को। तो अखिलेश यादव ने सचमुच में इस बार पहली बार वो जिस तरह से नेता पक्ष की भूमिका में आए हैं तो वो मजबूती से अपने ठीक बात है। दिनेश एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सेगमेंट का है, फिर अगले सेगमेंट में जाएंगे। खान साहब नाराज, महत्वपूर्ण सेगमेंट में, इस पहले सेगमेंट में एक और यह महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है मेरा इस सेगमेंट का, आप बने रहिएगा। दिनेश, अगर देखा जाए तो आने वाले दिन जो ये बजट सत्र है, 26 तारीख तक जहां तक मेरी जानकारी है बजट सत्र है, अगर आने वाले दिन सरकार के लिए कितने मुश्किल भरे हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप लंबे समय से विधानसभा को कवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है इस बार कि वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। विधानसभा में अब 26 को बजट पेश होना है, तो सर जैसा आप कह रहे हो सही कह रहे हो, 27 से 28 में विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी बजट के जस्ट बाद ही। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि सरकार के लिए जो आगे बचे दिन हैं वो बहुत आसान नहीं है। अखिलेश यादव विपक्ष के नाते, विपक्ष के नेता के नाते अपने सहयोगी दलों को भी अब मनाने की कोशिश करेंगे। चूंकि पहला दिन था, उनके विधायकों में जो जोश उनको दिखा है अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव के विधायकों में जो अपने नेता की भूमिका अखिलेश यादव ने दिखाया है उनको, तो वो सरकार के लिए बड़ा आसान नहीं है। बजट या कोई भी विधेयक पास करना अब सरकार के लिए बड़ा आसान नहीं होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। दिनेश त्रिपाठी आप बने रहिएगा। हमें इशारा हो रहा एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे खान साहब नाराज हैं, इसकी बात करेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात कर रहे हैं खां साहब खफा हैं। खां साहब मोहम्मद आजम खां, समाजवादी पार्टी के संस्थापक आजम खां, बहुत मुसलमानों के रहनुमा आजम खां, जेल से छूटे आजम खां खफा हैं। जेल के अंदर भी बहुत खफा थे समाजवादियों से और बाहर निकले तो उनकी नाराजगी झलकने लगी। आज विधानसभा का जो बजट सत्र है उसके पहले दिन वो पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कक्ष में और उन्होंने शपथ ली। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक की शपथ ली और इसके बाद ना आजम साहब समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाए हुए थे और ना अब्दुल्ला आजम। ये तस्वीरें देखिए, उनके बेटे शपथ ले रहे हैं और आजम साहब शपथ ले चुके हैं। दोनों समाजवादी लाल टोपी नहीं लगाए थे। इसके बाद आजम साहब बैरंग रामपुर लौट गए। अब्दुल्ला आजम सदन में मौजूद रहे तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश त्रिपाठी बता रहे हैं कि वो ना तो टोपी लगाए थे और ना ही समाजवादी विधायकों के साथ में उन्होंने हल्ला गुल्ला प्रदर्शन में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। ये अब्दुल्ला आजम बैठे हुए, ये तस्वीरें देखिए, ये बहुत शानदार तस्वीरें हैं जो ये इस बात की उनकी नाराजगी, खान परिवार की नाराजगी, खां साहब और उनके परिवार की नाराजगी समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव हैं। वो तो पहले कह चुके हैं भाई हम समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में गए थे लेकिन अखिलेश ने ठुकरा दिया, तो खैर उनकी बात तो जग जाहिर हो गई है। लेकिन आजम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आजम खां साहब ने आज इस बात का संकेत दे दिया कि वो वास्तव में खफा हैं, खान साहब खफा हैं। दो तीन चीज़ें और बड़ी महत्वपूर्ण नज़र आई। एक तो किसी ने उनसे, जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो किसी ने सवाल किया कि भाई मुलायम सिंह से कोई बातचीत हुई, हालचाल हुआ, अनौपचारिक बातचीत किसी पत्रकार ने, किसी साथी ने की। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुलायम सिंह जी के पास मेरा नंबर ना हो, अगर नंबर होता तो वो मुझसे बात जरूर करते। ये किस बात का एक ऐसा तंज है, ये खान साहब का अंदाजे बयां है। वो कह रहे हैं
क्या ये संभव है कि नेताजी मुलायम सिंह के पास आजम खां का नंबर ना हो? और आजम खां को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मुलायम सिंह जी के पास हो सकता मेरा नंबर ना हो, नहीं तो वो जरूर मेरा हाल चाल लेते? ये मामला कुछ टेढ़ा होता जा रहा है। अखिलेश यादव का अब तक इसमें कोई बयान नहीं आया है, वो लगातार उनकी पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं। बारी बारी से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से भी आजम खां पर सवाल किए, वो सुनना बहुत लाजमी है। पार्टी के विधायक आजम खां आज सदस्यता लेने आए लेकिन सदन का हिस्सा नहीं बने, क्या कारण है? वो तो उनका एक अपना व्यक्तिगत भी होता है निर्णय, मगर उनकी अंदरूनी जो लड़ाई है वो भी एक कारण बनता है। समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, अखिलेश यादव से लगातार नाराज हैं। देखा, वो अंदरूनी उनका मैटर है, मगर ये भी हो सकता है कि उनकी जो नाराजगी है, जो उनका दर्द है अखिलेश यादव के साथ, वो भी सामने आ रहा है। आजम खान जी जेल से बाहर आए, आज सदन की सदस्यता ली और वो सदन की कार्रवाई के हिस्सा नहीं बने, क्या कारण? देखिए, आजम साहब हमारे नेता हैं और जहाँ तक मेरा सवाल है तो उन्होंने खुद ही बताया कि कुछ स्वास्थ्य कारण ऐसे हैं जिस वजह से वो शायद सदन के अंदर नहीं आए। बाकी आगे सदन अभी लंबा चलेगा तो अब निश्चित तौर पर अब्दुल्ला रहे, आजम जी नहीं रहे। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। कुछ नाराजगी बताई जा रही है आजम खां की तरफ से कि समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, इसकी वजह से नहीं आए। देखिए, मेरा स्तर बहुत छोटा है, वो हमारे नेता हैं और जिस स्तर की बातें हैं वो या तो बड़े स्तर पे उसका जवाब मिल सकता है या वो उसका जवाब दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए जो भी नीति सिद्धांत काम है वो करता हूँ। आजम खां आज आए, सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद सदन की कार्रवाई के हिस्सा नहीं हुए। ये उनका निजी मामला है। सदस्य तो शपथ अगर ले लिए तो सदस्य तो बन गए। सपा, बसपा और भाजपा, आजम खां पर तीनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी। बसपा कह रहे भाई उनका अपना मामला है। कमल अख्तर पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के विधायक, आजम के करीबी रहे, वो कह रहे हैं भाई मेरी औकात के बाहर की बात है, बड़े बड़े लोगों की बात है, मैं क्या टिप्पणी करूंगा। और सिद्धार्थनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि भाई ये तो सदन में रहना ना रहना, पहले दिन हिस्सा लेना ना लेना, ये आजम खां की मर्जी पर निर्भर करता है। अब अगर वो नहीं रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात होना अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि खां साहब नाराज हैं। एक सवाल लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी से। दिनेश जी, क्या आजम खां की नाराजगी की पुष्टि हो रही आज के सदन में उनकी एक्टिविटीज से, या अब्दुल्ला आजम जिस तरीके से बैठे रहे? जी बिल्कुल, नाराजगी तो है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां के बीच कुछ ना कुछ तो नाराजगी दिख रही है। क्योंकि अभी 20 दिन पहले जब शिवपाल यादव जाते हैं आजम खां से जेल में मिलने, और उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है तो उनसे नहीं मिलते हैं, और वहीं शिवपाल यादव से करीब 45 मिनट तक वो जेल के अंदर मुलाकात करते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव आज आजम खां कल रात को 1:30 बजे रात वो आरामपुर से चलते हैं और सुबह लखनऊ पहुंचते हैं। 11 बजे के करीब वो विधानसभा की सदस्यता लेते हैं बेटे अब्दुल्ला के साथ, और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से उस दौरान वो मुलाकात नहीं करते हैं। ये नाराजगी का कारण हो सकता है। अखिलेश यादव भी उस समय सदन में मौजूद थे जिस समय आजम खां सदस्यता ले रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भी वो साहस नहीं दिखाया या आगे बढ़ के आजम खां की नाराजगी को दूर करने का कारण पूछे, या बड़े होने के नाते, चूंकि आजम खां संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, तो छोटे होने के नाते चलिए उनका पद बड़ा है अखिलेश यादव का, नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उम्र उनकी आजम खां की बड़ी है, तो छोटे के नाते अखिलेश यादव उनकी अगुवाई कर सकते थे, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन न मिलने का कारण यह है कि कोई न कोई नाराजगी है समाजवादी पार्टी और आजम खां के बीच। आजम खां उसी दौरान अगर उनकी इतनी तबीयत खराब थी तो 1:30 बजे रात चल के लखनऊ आना, 500-700 किलोमीटर बाई रोड आना, उसके बाद फिर वापस जाना तुरंत,
अगर इतनी तबीयत खराब थी तो ये नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, वहीं अब्दुल्ला आजम पूरे दिन सदन में रहते हैं। जब तक राज्यपाल का अभिभाषण होता है, सदन जितने देर तक चलता है, उस दौरान वो मौजूद होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अब्दुल्ला आजम के आसपास भी नहीं होता है। उनके अगल बगल की कुर्सियां खाली थी। आजम खां दिन भर अपना अभिभाषण सुने और मोबाइल पे काम करते रहे, मोबाइल देखते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। उसके बाद सदन भी खत्म हो गया। अब्दुल्ला आजम लखनऊ में हैं। समाजवादी पार्टी का नेता या खुद अखिलेश यादव न उनको फ़ोन करते हैं और ना ही मुलाकात करते हैं। तो ये सब कारण है कि आजम खां और समाजवादी पार्टी या उनके मुखिया अखिलेश यादव के। ठीक बात। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। दिनेश त्रिपाठी ने एक लाइन दे दी, एक क्लू दे दिया कि भाई कुल मिलाकर मसला तो है और ये नाराजगी एक तरफा भी नहीं है। एक तरफा होती तो फिर मनाने के प्रयास होते। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ निवारण है ना। बाहें दोनों तरफ से चढ़ी हैं। अखिलेश यादव भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो भी मन में कुछ पाल लिए हैं। खैर, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। हो सकता है कि आपस में मिल बैठ कर निपटा लें। अब हम बात करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण इस मामले को सुनेंगे और जुलाई के दूसरे हफ्ते तक ये पूरी इस मसले का निस्तारण करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। आज दिन में 2 बजे जिला जज ने काशी में इसकी सुनवाई की। दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्षकार, जिला जज के कोर्ट में गए और आज सुनवाई इस बात को लेकर। शुरुआत में जब मीडिया में खबरें आई कि भाई सुनवाई पूरी, फैसला कल, तो ऐसा बताया जाने लगा कि भाई ऐसा लग रहा कि ज्ञानवापी के मसले पर 45 मिनट में सुनवाई पूरी हो गई और कल फैसला आ जाएगा। लेकिन ये वैसा मसला नहीं था। दरअसल किसकी याचिका पर पहले सुनवाई हो, इस बात पर 45 मिनट तक चर्चा हुई, तर्क हुए, बातें की गई। जो सरकारी पक्ष के लोग थे वो भी अपना उन्होंने चीज़ों को रखा। विष्णु जैन जो हिंदू पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं, अपनी अपनी दलीलें उन्होंने रखी। विष्णु जैन ने कहा कि भाई मुझे जो कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट दी उसकी CD इत्यादि दे दीजिए और इस पर सुनवाई करिए। मुस्लिम पक्ष का अपना तरीके का मसला था। इसमें कुछ बयानात आप सुनिए। कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई करना है, किस पे नहीं करना। बिल्कुल माननीय कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि
क्या किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। ये वकील साहब फरमा रहे थे कि भाई मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 7-11 पर सुनवाई हो और ये कह रहे हैं कि भाई हमें सारी चीज़ें साक्ष्य दे दो जो कोर्ट कमिश्नर ने दिए हैं, हम लोग देख लें समझ लें तब सुनवाई हो। हालांकि हिंदू पक्ष चाह रहा था कि पहले उसकी याचिका पर सुनवाई हो। कुछ और याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं आज, उन पर भी अब ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि वो कैसे किस पर सुनवाई करता है, लेकिन सुनवाई किस मसले पर सबसे पहले होगी इसका फैसला कल होगा। उम्मीद ये की जा रही कि दोपहर 2 बजे के आसपास ये फैसला है, पहले भी आ सकता है क्योंकि जिला जज साहब जब भी इसका फैसला दे दें ये उन पर निर्भर करता है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उसे भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजनीति गर्म नजर आ रही है। बनारस को लेकर ज्ञानवापी मंदिर का प्रकरण जो बराबर सामने आ रहा है, उसी से मिला हुआ श्रृंगार गौरी मंदिर भी है। आइए उस बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या मसला चल रहा है और किस तरह से उस मस्जिद से मंदिर को मिलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मौलाना यासूब अब्बास। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आगे का क्या प्रकरण है। मौलाना, ये जो मसला चल रहा है ज्ञानव्यापी मंदिर का और उसी के बराबर में श्रृंगार गौरी मंदिर भी है, तो उस बड़ा असमंजस में मसला फंसा है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, मेरे ख्याल से उसको बस सियासत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का मंदिर हो या कहीं की मस्जिद हो। इसलिए कि ये आदमी मन की शांति के लिए मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारा भी जाता है, चर्च भी जाता है। जब हर जगह से हार जाता है तब ऐसी जगह जाता है, तो इसको सियासत में डालना अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त उसकी कोशिश होना चाहिए। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कोई अल्लाह अकबर कहने वाला, अजान देने वाला नहीं है। उन मंदिरों मस्जिदों को आबाद किया जाए, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश न की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसको लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में सियासत गर्म है। मैं सियासतदानों से कहूँगा कि अपना काम सियासत का सियासत तक रखें, धर्म का काम धार्मिक लोगों के हवाले रहने दें। जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे मौलाना यासूब अब्बास, और उनका ये कहना है कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे घंटे नहीं बज रहे हैं और बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पे अजानें नहीं हो रही हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान को बांटा ना जाए मंदिर मस्जिद में और अमन और चैन का परचम लहराया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकरण पर योगी सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अली अख्तर रिजवी, के न्यूज़, लखनऊ। मौलाना ने तो वही कहा जो एक धर्मगुरु को कहना चाहिए कि भाई लड़ो मत, राजनीति वाले राजनीति करो भाई। धर्म और राजनीति का कॉकटेल क्यों कर रहे हो? चाहे ये पक्ष वाले हो चाहे वो पक्ष वाले हो, धर्म और राजनीति का जो कॉकटेल है बहुत खतरनाक है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के किसी देश में जब धर्म और राजनीति का कॉकटेल बनता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कहो ये हमारा कार्यक्रम देख के गालियां दें हमें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म वाले धर्म का काम करें, राजनीति वाले राजनीति का काम करें। ये जो नाइत्तेफाकी है ये नहीं होनी चाहिए। हमारी भी के न्यूज़ की भी यही अपील है कि शांति बनाए रखें, न्यायालय को अपना काम करने दें और न्यायालय का आदेश सबके लिए सर्वोपरि है। देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के विख्यात अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और अक्सर आप जब भी आपको हम आमंत्रित करते हैं तो आप कृपापूर्वक हमें समय देते हैं, इसका भी बहुत आभार। सुनील जी, ज्ञानवापी का मसला, अभी आज हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि ये आपके परिवार के लोगों ने भी, आपके संभवतः दादा ने इस पर एक याचिका की थी और आप इसके जो इसके हिंदू पक्षकार हैं वो आपके क्लाइंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अब ये किस मोड़ पर खड़ा है? क्योंकि आप विद्वान अधिवक्ता हैं और बहुत चीज़ों को समझते हैं, तो अब ये किस मोड़ पर खड़ा है और क्या जो ऐतिहासिक साक्ष्य क्या हैं और जो तमाम चीज़ें और हैं वो किस तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं? सुनील जी, मैं 2 तथ्य आपको स्पष्ट कर दूं। हमारे स्वर्गीय चाचा जी थे, हमारे पिताजी से छोटे भाई, और इन लोगों की प्रतिष्ठा बहुत निष्पक्ष वकीलों में थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे परिवार के थे। और उनकी 1996 की एक रिपोर्ट है जो एक सुविख्यात टीवी चैनल से ही हमको
प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको मरे हुए 4-5 साल से ज्यादा हो गया और इस बारे में हमारी उनकी कभी चर्चा नहीं हुई थी। उसमें ये चर्चा आई है कि उस वक्त वो वकील कमिश्नर थे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद के मामले में, और 1996 में उन्होंने एक निष्पक्ष रिपोर्ट लगाई थी जहां उन्होंने ये देखा था कि मस्जिद की दीवारें उन दीवारों के ऊपर चढ़ी हुई और बनी हुई हैं जो बहुत प्राचीन और हिंदू मंदिर के दीवारों की तरह दिखती हैं। उनका भाव ये था, और उन्होंने कहा कि 3 दरवाजे टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण अवस्था में बंद है, उसके ऊपर वॉल थी जिसके ऊपर मस्जिद नुमा बिल्डिंग बनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक चबूतरा है, उसके दक्षिण तरफ श्रृंगार गौरी और गणेश का मंदिर है। ये उनका था, और अब वो इस दुनिया में है नहीं, और जिस वक्त उनका ये रिपोर्ट था उस वक्त इस तरह का पॉलिटिकल हाइप नहीं था और कोई उसमें बनावट नहीं थी। एक तो ये बात ठीक बात जी। और दूसरा स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें हिंदू सेना के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें अप्रोच किया था, पर आज सुबह वो हमारे क्लाइंट नहीं है, उन्होंने किसी और अधिवक्ता ब्रदर के साथ अपने एप्लीकेशन को शायद दाखिल किया। एक बात। अब जहां तक आपने पूछा कि क्या स्थिति बन करके आती है, जब से आपका और मेरा जन्म हुआ है इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि ज्ञानवापी मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने रिनोवेट कराया। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, जब ये हिंदू मुस्लिम का और ये इस तरह का जो अभी पॉलिटिकल बोल रहे, ये सब कुछ भी नहीं था। बताया जाता था कि जब औरंगजेब जी उस वक्त के जो बादशाह हुकूमत थे, उन्होंने इस पर धावा बोला तो पंडित जी शिवलिंग लेकर के कूद गए कुआं में, शायद उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसको निकाल करके महारानी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। पंजाब के सिख राजा ने स्वर्ण दान करके उसको स्वर्ण मंदिर का स्वरूप दिया। उसके ऊपर सिख राजा का स्वर्ण है और रानी अहिल्याबाई का उसका रिनोवेशन है मंदिर जो आज है। जब आप वहां जाएंगे तो नंदी उधर देख रहा है। रेस इंटरलोक्यूटर, चीजें खुद बोलती हैं। या तो जब मंदिर तोड़ा गया तो इस तरह से तोड़ देते, जमींदोज कर देते कि एक ईंटा न रखते और उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। नामो निशान है मंदिर का, उसके ऊपर मैं निष्पक्ष से बोल रहा हूं, नामो निशान उन्होंने खुद डिस्प्यूट बना करके औरंगजेब गए हैं इस दुनिया से। ये प्रॉब्लम उनकी क्रिएट की हुई है। अगर मंदिर था या नहीं था, या तो मस्जिद की दीवार आती, उसका आर्किटेक्ट अलग है, या तो मंदिर की आती। तो ये सब चीजें हमारी क्षमता से बहुत ऊपर की है। देश बहुत बड़ा है, कई करोड़ लोग यहाँ पे हैं, सबका मत चलेगा, सबका मत चलेगा। अभी कोर्ट ने बड़ा सही निर्णय लिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, क्योंकि जो पास की अदालत है और जो श्रेष्ठ अदालत है जिला जज साहब, उसको गंभीरता से लेंगे, दोनों के पक्ष सुनेंगे। भगवान श्री राम मंदिर और वहाँ के भी उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों को जमीन मिली, दोनों को न्याय के तरफ लेके गए, जो भारत की न्याय व्यवस्था है। जो एक अभी धार्मिक गुरु जी कह रहे थे कि कुछ भी हो, आपसी बैलेंस हम लोगों को, सौहार्द और मिलना जुलना नहीं खत्म। जी। और मैं आपको बताता हूं, जो बनारस के वास्तविक मूल बुनकर समुदाय है, जिनका वहाँ व्यवसाय है, वह मुस्लिम वर्ग, उनको अपनी रोजी रोटी, अपना मकान, अपना अमन चैन शांति चाहिए। बाकी चीजें हैं, उनको अपने जिंदगी के कॉस्ट पे ये नहीं चाहिए। बाहर के लोग इसमें ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं या ज्यादा इसको गर्म हवा दे रहे हैं। हम लोग बनारस में शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के विदेश के अन्य बड़े शहरों की तरह, अभी माननीय प्रधानमंत्री उसको काफी सुधार रहे हैं, बहुत नया रूप ले रहा है, अच्छे से चले। वहां की इकोनॉमी कई हजार करोड़ की है। बनारसी साड़ी है वो टूट जाएगा, वहां पे ज्वेलरी है, वहां पे गोल्ड है, सिल्वर है, खाने पीने की चीज है, 3 विद्यालय हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय है, BHU है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये सब मेंटेन रहे। और जैसे हम लोग, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जो तजुर्बा है, हमारे यहाँ हाजी मोहम्मद यूसुफ वल्द ताज मोहम्मद 100 साल पुराने मुवक्किल और उनके जैसे 100 उनकी गोद में खेल करके हम लोग बड़े हुए। पर जब वो मेरे घर आते थे उनका वही सम्मान, जब हम उनके घर जाते थे मेरा वही सम्मान, बिना एक दूसरे की लाइन को क्रॉस किए हुए
हम लोग बड़े अच्छे से चलते थे। जब कभी चुनाव होता था, एम्बेसडर गाड़ी होती थी हमारे फादर की, उसमें एक व्यवसायी थे बहुत सुप्रसिद्ध श्री कन्हैया लाल जायसवाल, वो स्वर्गीय, वो रहते थे। हमारे हाजी बाबा होते थे पिताजी, एक दूसरे पे फब्ती कसते थे, भाई तुम्हारी पार्टी हार गई, जनसंघ जीत गई, कांग्रेस। हम बचपन में ये सुनते थे, लेकिन ये सब एक गाड़ी के अंदर बैठ के होता था। तो जो चीज है न्याय हो, अच्छे से हो, वहां की स्थिति को रेस इप्सा लोक्यूटर, चीजें खुद बोलती। अब अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे, लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, हाई, फिर ये चला 100-200 साल तक जी। या तो इसका कोई एमिकेबल रेजोल्यूशन निकल जाए, दोनों पार्टी मिल करके आपस में आराम से निकाल लें, पर चीजें जो हैं वो स्वयं बोलती है। नंदी बहुत विशाल नंदी, हमने कहीं ट्विटर पे देखा कि मौन और सहनशीलता, जहां तक हमको बताया है हमारे हाजी बाबा ने, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, पवित्र कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा उसके साथ है जो सब्र करता है, और वो हमारे नंदी बाबा पे लागू होता है। 300-400 साल से नंदी बाबा चुप उधर देख रहे हैं, नंदी का मुंह उधर क्यों बनाएगा कोई? ये सब सवाल अपने आप में क्वेश्चन है। चूंकि ये ज़ेरे अदालत है, ये माननीय अदालत का विषय है, इस पे हमारा आपका ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर यतो धर्म ततो जया, और जे सोए तय रहे, रामकृष्ण ने भी बोला। अब इसमें सहना भी है, अगर एक साथ चलना है। एक और भी कहावत है कि प्यार के रिश्ते में मैथमेटिक्स कमजोर करना पड़ता है, बराबर का नहीं होता, कोई खोएगा कोई पाएगा, थोड़ा खो थोड़ा पाओ या ज्यादा पाओ थोड़ा, इसको हमको और सबको मिल करके हम चाहते हैं कि हमारे हाजी बाबा का जो खानदान है, करीब 100 के लोग हैं, 200-250 लोग, हमारे शादी ब्याह और मृत्यु सब में वो आते हैं, मणिकर्णिका घाट तक जाते हैं। हम लोग बिना एक दूसरे के हमारा चारा नहीं चलता, पर हम लोग विशुद्ध हिंदू हैं, वो विशुद्ध मुस्लिम हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बनारस बहुत अच्छे से रहे और ये मसला भी हल हो, हिंदू पक्ष का भी भला हो, उनका भी भला हो। लेकिन जो चीज़ें हैं उसमें हम न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं कि वंस फॉर ऑल टाइम इसको बड़ी सूझबूझ से, न्यायिक सूझबूझ से वो इसको सुनेंगे और दोनों पक्ष को न्याय देंगे, ऐसा मेरा मानना भी है और उम्मीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन लफ्ज़ों में, बहुत बेहतरीन लफ्ज़ों में सुनील जी ने, बहुत बेहतरीन लफ्ज़ों में देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता, और यूँ कहें कि पूरा परिवार ही एक गौरवशाली इतिहास सुनील जी के परिवार का। जिस तरीके से, जिन लफ्ज़ों में उन्होंने हाजी बाबा की बात की, वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए। ये कल्चर है बनारस का। कौन लोग हैं वो, क्या पता है उनको बनारस? ये ठेठ बनारसी हैं, सुनील सिंह का परिवार और हाजी बाबा का परिवार। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गमी होती है, वो मणिकर्णिका तक जाते हैं, उनके यहाँ गमी होती है, हम कब्रिस्तान तक जाते हैं। ऐसी है बनारस की संस्कृति। बहुत बड़ी बात कही एक पढ़े लिखे व्यक्ति, देश के जाने माने वकील, उन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया कि भाई मेरा परिवार और हाजी बाबा का परिवार, वो कह रहे हैं कि जो हाजी बाबा कहे गए हैं वही उसी फार्मूले पर चलकर देश में अमनो अमन हो सकता है। खुराफात खुरपेश से काम नहीं चलने वाला। ये बात भी ठीक है। बाकी न्यायालय को फैसला करना है और न्यायालय का फैसला सबके लिए सिरोधार्य है। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात बिहार की करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है। अब आप क्या कहेंगे उसको? कैसा अल्टीमेटम, क्यों अल्टीमेटम? बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन चूंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये अल्टीमेटम खूब घूम भी रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन इसका विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के विधायकों को कहा है कि अगले 72 घंटे तक वो पटना न छोड़ें। तो ये सवाल उठता है कि क्या जेडीयू किसी शक्ति प्रदर्शन या शक्ति परीक्षण के मूड में है? ये सवाल उठ रहा है अपने आप में। तो क्या बिहार की सरकार बदलने जा रही है या सरकार का मुखिया बदलने जा रहा है? क्या मसला है? ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है और ये सवाल तब से उठने शुरू हुए जब रोजा अफ्तार वाली सियासत राबड़ी देवी ने, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद की पत्नी, उन्होंने नीतीश कुमार को अपने घर
रोजा अफ्तार पर रमजान के दौरान बुलाया। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने रोजा अफ्तार किया तो तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, नीतीश कुमार के घर गए, रोजा अफ्तार में शामिल हुए। फिर जातीय जनगणना की बात पर नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये विपक्ष और नीतीश कुमार, ये लोग एक साथ एकजुट हुए। इससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी, लोग तो राजनीतिक विश्लेषक तो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ जो छापेमारी हुई वो इसी राजनीति को डराने और धमकाने के लिए की गई। खैर, मैं ऐसा नहीं मानता। एजेंसियां अपना काम करती हैं, नेता अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये अल्टीमेटम वाली बात अपने विधायकों से कही है। राज्यसभा का चुनाव भी 10 जून को होना है, 2 सीटें कम से कम भाजपा के खाते में जाएंगी, 1 सीट नीतीश कुमार के खाते में आएगी। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी कुछ चल रहा है। आरसीपी सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने डोरे डाल दिए हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन इस समय ललन सिंह के पास पार्टी की कमान है। ललन सिंह काफी विश्वास पात्र हैं और ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह नहीं चाहते कि आरसीपी सिंह दोबारा राज्यसभा में जाएं। तो जाहिर सी बात है, जब वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो उनका मंत्री पद भी जाएगा, क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसको भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नई तरीके की राजनीति को वहां अंदर अंदर पका रही है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आरसीपी सिंह राज्यसभा चले जाएं और फिर जेडीयू के अंदर कोई तोड़फोड़ हो जाए। इस तरीके की चर्चाओं के बीच पटना में राजनीति गर्म है। बहुत कुछ इस बात का अंदेशा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। खैर, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे सवाल हैं। अब हम बढ़ते हैं चलते चलते की तरफ, और चलते चलते में जो हमारा अंतिम सेगमेंट होता है उसमें महाराज की नसीहत आपको सुनाएंगे। महाराज यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराज जब बोलते हैं तो फिर लोग सुनते हैं, सिर्फ कोई दलील नहीं। और उन्होंने करके भी दिखाया है, पार्टी को भी, सरकार के रूप में भी और पार्टी के नेता के रूप में भी उन्होंने डिलीवर किया है, इसलिए सुनना मजबूरी भी है लोगों की। महाराज ने साफ साफ तौर पर विधायकों को कह दिया है कि थाना चौकी की इर्द गिर्द नजर ना आइए, थाना चौकी की राजनीति बिल्कुल नहीं करिए, ठेका पट्टे के बिल्कुल बगल से मत निकलिए, ठेका पट्टा भी नहीं करना। ये सब बहुत सारी नसीहतें महाराज ने दी हैं। अब विधायकों के बीच एक चर्चा शुरू हो गई है और कई जो नेता आपस में बातचीत भी करते नजर आए, सुने गए। कई पत्रकार भी चर्चा आपस में कर रहे थे कि भाई 80-90% लोग तो ठेका पट्टा के लिए विधायक बनते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा भगवती सिंह विशारद आलमबदी वाला। आलमबदी सदन में भी सदस्य हैं कि भैया वो अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर विधायक बने और पैदल चलते हैं, गाड़ी भी नहीं, सेवा कर रहे हैं। वो भगवती बाबू की तरह नहीं कि जनसंघ से 3 बार के विधायक होने के बाद भी बाराबंकी के भगवती बाबू, भगवती प्रसाद चाय बेचते रहे और इलाज के अभाव में मर गए। उनको एक गाड़ी नहीं मिल सकी, बैलगाड़ी में भगवती बाबू को ले जाया जाता रहा, अस्पताल ही नहीं मिला, रास्ते में दम तोड़ गए। तो ना भगवती बाबू हैं, ना भगवती सिंह विशारद हैं और ना आलमबदी भी हैं इस दुनिया में, और अभी भी विधायक है समाजवादी पार्टी के, इस सदन में भी चुनकर आए हैं। ये बड़ा सवाल है। महाराज को सुनिए और हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, ये हमारा प्रयास हो कि कम से कम 1 या 2 सदस्य
विधानसभा में जो अच्छे हों, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।